बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं। हमारा आज का पहला विषय है खरीफ मक्का की उन्नत खेती और प्रबोधों का चुनाव, और दूसरा है तसर खाद पौधे की बृहद नर्सरी तैयार करने की नई विधि के बारे में। लेकिन इन सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चतरा में बागवानी खेती के विकास के लिए किया जाएगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का कार्यान्वयन। राज्य के मछली विक्रेताओं के लिए मत्स्य विपणन योजना। भिंडी की बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद अर्का अनामिका। अब समाचार विस्तार से। चतरा जिला में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर राष्ट्रीय बागवानी मिशन का कार्यान्वयन किया जाना है। इस योजना के तहत बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पर कुल 37 प्रकार की सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे लाभ लेने के लिए चतरा जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में मछली विक्रेताओं के लिए मत्स्य विपणन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के मछली विक्रेताओं को हाइजीनिक कंडीशन में मछलियों के प्रसंस्करण, विपणन और परिवहन के लिए अनुदान पर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, फिश स्टॉल और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करें। किसान भाइयों, आप किसी भी फसल की खेती करें, उर्वरकों में यदि जैविक खाद का उपयोग करें तो आपके खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। जैविक खाद में आप केंचुआ खाद, कंपोस्ट, नादेप कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए खासकर पत्तियां और पशुओं के मल मूत्र की जरूरत होती है। अपने राज्य में पेड़ पौधे और मवेशियों की अच्छी संख्या है। इस लिहाज से किसान यहां अपनी जमीन पर खुद जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। आप जैविक खाद के उपयोग से अपने खेत की मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जैव उर्वरक की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल किसान भाई अपने बहुत अच्छे तरीके से कर। जैव उर्वरक को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जैविक खाद का किसान भाई अपने खेत पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि केचुआ खाद है, कंपोस्ट है, नादेप कंपोस्ट है। जिस हिसाब से झारखंड का देखा जाए तो वहाँ प्राकृतिक संसाधन पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको हम आराम से बहुत सारी विधियों के द्वारा जैविक पदार्थ को बढ़ा सकते हैं। जैविक पदार्थ जैव खाद बना के किसान भाई अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य के किसान बरसाती भिंडी की खेती के लिए जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर ले। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए परभनी क्रांति, पूसा A4 या अर्का अनामिका नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। भिंडी की बुआई में 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में परभनी क्रांति, पूसा A4 और अर्का अनामिका की उत्पादन क्षमता औसतन 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान कतारों में धान की बुआई किए हैं, वे अपने खेत से खरपतवार निकालने के लिए कृषि उपकरण कोनो वीडर का उपयोग करें। इस यंत्र द्वारा हाथ से निकाई गुड़ाई करने की तुलना में 60% मजदूरी की बचत और 9% उपज में वृद्धि होती है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में फल छेदक और पत्र छेदक कीटों के रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, टमाटर फसल में फल छेदक और पत्र छेदक कीटों के रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेत की मिट्टी में मिला दें। इससे टमाटर फसल में फल और पत्तियों को छेद वाले कीट नहीं लगेंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। दर्शकों, कृषि समाचार में आपने कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखी मंडी का भाव और साथ में 24 घंटे का तापमान के बारे में भी जाना। अब रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। विराम में भी आपके लिए संदेश छिपा है। हमारे मेहनती किसान ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे खरीफ मक्का की उन्नत खेती और प्रभेद का चुनाव। भारत में आपको धान की खेती के साथ साथ मक्का के भी प्रमुख तौर से खेती की जाती है। ये प्रमुख खरीफ सीजन की फसल है। तो आइए इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए हम चलते हैं विशेषज्ञ के पास। अपने झारखंड प्रदेश में मक्के की अच्छी खासी खेती होती है। यहाँ इसकी खेती ऊपरी और मध्यम भूमि में की जाती है, इसलिए ऐसी भूमि में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ऊपरी भूमि में धान की खेती कम होती है, तो यदि लोग इसमें मक्के की खेती करें तो वे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए हल्की बारिश के बाद 2 बार जुताई करके पाटा चला देना चाहिए और इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला देनी चाहिए। इसके अलावा चारों ओर से ड्रेनेज की व्यवस्था करना चाहिए ताकि जल जमाव न हो। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि खरीफ मक्का की उन्नत खेती एवं प्रभेद के बारे में। इस विषय की जानकारी देने के लिए आज उपस्थित है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जो शस्य विभाग विज्ञान विभाग में कार्यरत है। खरीफ मक्का झारखंड के किसान बहुतायत मात्रा में करते हैं, क्योंकि खरीफ मक्का आसानी से ऊपरी भूमि में और अगर मध्यम भूमि में टाण 3 जो भूमि है उसमें अगर किसान भाई कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया उनके पास ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई भी जल जमाव हो तो उस भूमि से आसानी से निकाला जा सके। खासकर ऊपरी भूमि में जहाँ किसान धान की खेती करते हैं उससे उनको उपज कम प्राप्त होती है। तो हम लोग अपने प्रोग्राम द्वारा भी ये चला रहे हैं कि जहाँ पे ऊपरी धान की खेती करते हैं वहाँ पे मक्का अगर लेंगे तो उनको ज़्यादा आमदनी प्राप्त होगी। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो खरीफ मक्का ऊपरी भूमि में अगर लगा रहे हैं तो उनको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा धान की तुलना में। इसलिए किसान भाई अगर मक्का लगा रहे हैं तो उसके लिए उनको चाहिए कि जब हल्का पानी जैसा अभी बरसा है तो उसी में खेत की अच्छी प्रकार से 2 बार जुताई करके पाटा चला के खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। खास ख्याल रखें कि अगर उनके पास सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट उपलब्ध हो तो 10 टन सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत जुताई के समय ही अच्छी प्रकार से खेत में मिला देना चाहिए, जिससे मक्का में की वृद्धि अच्छी होती है और उनको उपज ज़्यादा मिलेगी। मक्के के बीज को लगाने से पहले उसे बेविस्टिन तथा एजिटोबैक्टर से उपचारित कर लेना जरूरी होता है ताकि कीट और रोगों से इसका बचाव हो सके। यदि आप ऊपरी भूमि में इसकी खेती कर रहे हैं तो चूने का व्यवहार करना बेहतर होता है। इसकी खेती में बीजों को लगाते वक्त कतार से कतार की दूरी 70 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और किसान भाइयों को चाहिए कि जो बीज लगा रहे हैं उसको अच्छी प्रकार से ट्रीट कर लें। हाँ, बेविस्टिन से ट्रीट कर लेना चाहिए 2 ग्राम प्रति केजी सीड से, ताकि उसमें रोग और कीटाणु न लग पाए। और उसके बाद अगर वो चाहे तो उसको एजिटोबैक्टर से भी ट्रीट करके, जिससे वो नाइट्रोजन कुछ मात्रा में फिक्स करेगा, तो एजिटोबैक्टर से ट्रीट करके ही उस सीड को लगाना चाहिए, तो उससे उपज उनकी क्षमता बढ़ेगी। इसके बाद किसान भाइयों को चाहिए कि चूँकि झारखंड में ऊपरी भूमि में लगा रहे हैं तो खेत जब वो लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से लाइम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका पीएच जो ऊपरी भूमि का है वो कम रहता है। तो अगर लाइम का प्रयोग करेंगे 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से जो वो लाइन खोले रहेंगे उसमें अगर डालते हैं तो उससे क्या होगा, पीएच जो उसका है वो न्यूट्रल हो जाएगा और
न्यूट्रल होने पे जितने भी पौधे को 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो 16 पोषक तत्व बहुतायत मात्रा में मिलेंगे और मक्का की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, मक्के की अच्छी बढ़वार के लिए सही अनुपात में उर्वरकों का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। मक्के की खेती के लिए 150 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर तथा 40 किलोग्राम पोटाश वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित है। जिस समय वो बुआई कर रहे हैं उस समय किसान भाइयों को चाहिए कि 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर तथा 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का प्रयोग करें, जिसमें स्फुर की पूरी मात्रा तथा पोटाश की पूरी मात्रा तथा 1/3 नत्रजन की मात्रा बुआई के समय ज़रूर वो प्रयोग करना चाहिए तथा बची हुई 2/3 मात्रा बची है उसको 2 भाग में विभक्त करके उसका 1/3 भाग जब पौधा घुटने के आकार का पहुंचता है उस समय प्रयोग करना चाहिए और उसी समय उनको खेत में मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। तथा दूसरा उनको चाहिए कि जब नर मंजरी निकलती है उस समय उनका 1/3 मात्रा का प्रयोग करने पे उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहिए होगा। मक्के की अच्छी खेती में बीजों के प्रभेद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने झारखंड प्रदेश के लिए HQPM1, HQPM5, DHM 117, DHM 121, बिरसा विकास मक्का 2 तथा स्वान बेहतर किस्में मानी जाती हैं। स्वीट कॉर्न के लिए यहाँ माधुरी, प्रिया तथा जिसेंटा अच्छी किस्में हैं तथा बेबी कॉर्न के लिए HM4 तथा बिरसा विकास मक्का 2 लगाई जा सकती है। किसान भाई अगर जो खरीफ मक्का लगाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि HQPM1, HQPM5, DHM 117, DHM 121 और हमारे यहाँ की कुछ कंपोजिट किस्में हैं, बिरसा विकास मक्का 2, स्वान और BM1, ये सारी किस्मों को अगर वो प्रयोग करते हैं तो उनको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। लेकिन अगर वो इस समय अगर स्वीट कॉर्न लगा रहे हैं तो माधुरी, प्रिया या सिंजेंटा की शुगर 75 जैसी किस्मों को वो प्रयोग कर सकते हैं। और अगर पॉपकॉर्न लगा रहे हैं तो VL अंबर पॉपकॉर्न का प्रयोग करके वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो बेबी कॉर्न लगा रहे हैं तो बेबी कॉर्न के लिए HM4 जो हाइब्रिड है उसका प्रयोग कर सकते हैं या बिरसा विकास मक्का 2 को भी वो बेबी कॉर्न के रूप में प्रयोग करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, स्वीट कॉर्न उतनी ही दूरी पे लगता है, खास बस बेबी कॉर्न में ध्यान रखना होता है। बेबी कॉर्न में हमको 1,11,000 पौधा लेना होता है, तो इसलिए हम उसको अगर 60 सेंटीमीटर की दूरी में, जहाँ खरीफ मक्का को हम 70 सेंटीमीटर दूरी पे लगाते हैं, इसको 60 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं। या फिर हम 45 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं, तो हमको 1,11,000 पौधा मिल जाता है और तभी हमको ज़्यादा मात्रा में उत्पादन प्राप्त होगा। लेकिन ये कुछ उसमें तकनीकी है, जैसे जिस समय टेस्लिंग आती है, नर मंजरी निकलती है, तो उस समय हमको बेबी कॉर्न में उस नर मंजरी को निकलने से पूर्व ही अगर हम पत्ती के अंदर देखेंगे तो वो पत्ती चारों ओर से घुमावदार नज़र आती है, तो इसका मतलब है कि नर मंजरी निकलने वाली है। तो उस समय उस नर मंजरी को हमको खींच के निकाल देना होता है, क्योंकि नर मंजरी को अगर हम नहीं निकालेंगे तो उत्पादन में 14% की, बेबी कॉर्न के उत्पादन में 14% की गिरावट आती है। इसी तरह से खरीफ मक्का को भी अगर हम लगा रहे हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर हम लगाते हैं तो उससे भी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तो इस किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी दक्षिण उत्तर की दिशा में अगर लगा रहे हैं तो उससे उनको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, मक्के की खेती में खरपतवार की गंभीर समस्या होती है, अतः इसे बचाव के लिए एट्रिजिन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि दवा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो समय समय पर निकाई गुड़ाई करना बेहतर होता है। खरीफ मक्का में खासकर खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और हम लोगों ने यही पाया है कि झारखंड में मक्का की कम उपज का कारण मेन 2 है कि किसान भाई पौध संख्या कम लेते हैं और दूसरा खरपतवार की समस्या होती है, क्योंकि मक्का लगाने के बाद किसान यहाँ धान के लिए खेत में चला जाता है और जब आता है तो मक्का को पूरी तरह से खरपतवार ढक लेते हैं, जिससे उनका उत्पादन कम होता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अगर वो जिस समय मकई लगा रहे हैं उसके 1 से 2 दिन के बाद अगर खेत में हल्की नमी है तो एट्राजीन नामक एक केमिकल है जिसका वो प्रयोग कर सकते हैं। एट्राजीन को अगर वो 1 kg 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से अगर खेत में डालते हैं तो उससे उनको खरपतवार का शुरू में उससे उनको सुरक्षा मिलेगी। और 25 दिन पे एक टेम्बोट्रीन केमिकल है उसका प्रयोग करते हैं
तो उसके द्वारा खरपतवार की समस्या से उनको निजात मिल जाएगी। अगर वो इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, कुछ किसान ऐसे भी झारखंड में हैं कि जो खरपतवार को काट के गाय को खिलाते हैं, तो उनको चाहिए कि निश्चित रूप से 2 बार निराई गुड़ाई 20 दिन तथा 40 दिन पे जरूर निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकाल दें, ताकि मक्के का उस शुरुआती दौर में उत्पादन प्रभावित न हो। 50 दिन का पौधा होने के बाद खरपतवार की समस्या अगर है भी तो वो पौधे को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। इस तरह से वैज्ञानिकों की अनुशंसा पर यदि किसान भाई झारखंड में मक्के की खेती करें तो वे इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा दर्शकों दूसरा विषय है तसर खाद पौधे की बृहद नर्सरी तैयार करने की नई विधि के बारे में। तो आइए चलते हैं विशेषज्ञ के पास जो देंगे विशेष जानकारी। अपने झारखंड प्रदेश में तसर रेशम कीट पालन के लिए अर्जुन और आसन के पौधों का उपयोग किया जाता है। अतः इन पौधों की नर्सरी तैयार करना अति आवश्यक है। इन पौधों की नर्सरी तैयार करने की 2 विधियां हैं। पहली नई विधि और दूसरी कटाई विधि। नई विधि में सबसे पहले बीजों को एकत्रित करके उसकी छटाई करनी होती है। फिर अर्जुन के बीज को 4 दिन और आसन के बीज को 2 दिन भिगोते हैं। फिर ढेरी बनाकर उसमें बीजों को बिछा देते हैं और प्रतिदिन उसकी सिंचाई करते हैं। 7 से 8 दिनों में अंकुरित बीज आ जाते हैं, जिन्हें फिर रूटी मीडिया में लगाते हैं। 3 महीने के बाद पौधे पौधारोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम पहुंचे हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी रांची में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं यहां के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र यादव जी, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से तसर पौधों की वृहद नर्सरी तैयार की जा सकती है और साथ ही साथ उसकी नई विधि क्या है। अर्जुन आसन की नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत क्या है? अर्जुन आसन की नर्सरी इसलिए तैयार करना है कि झारखंड प्रमुख राज्य है। इस राज्य में तसर का कीट पालन जो है अर्जुन आसन के पौधे पे होता है, इसलिए इसकी नर्सरी करना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। किसान भाई बहनों, इसकी करने की तकनीक में पहला काम है हमको बीज का एकत्रीकरण करना। इसके लिए हम अरेले उपयुक्त महीना है मार्च से लेके अप्रैल तक, जब पके हुए सीड को हम इकट्ठा कर लेते हैं, जूट बैग में भर लाते हैं। भर के ला करके अपने नर्सरी साइट पे उसको क्या करेंगे, छटाई करते हैं। दूसरा स्टेप आता है छटाई का। छटाई करने में किसान भाई बहनों 2 से 3 ग्राम का वजन का पौधा हमारा बीज होना चाहिए। ऐसे बीजों को छांट लेंगे और इससे कम वजन के बीजों को हटा देंगे और फिर इसको जूट बैग में भर के रखेंगे। फिर तीसरा कार्यक्रम होता है, इसके बाद हम इसको सोकिंग करते हैं, भिगाते हैं। भिगाने का है कि अर्जुन को 4 दिन यानी 96 आवर्स अर्जुन को भिगाते हैं और आसन को हम 48 आवर्स भिगाते हैं, यानी 2 दिन मोटा मोटी बोलेंगे तो 2 दिन और 4 दिन भिगाने के बाद हम चौथा स्टेप आता है इसको ढेरी बनाना। ढेरी बनाना, एक ढेरी में 15 से 20 केजी सीड को हम एक कुदा करके ढेरी बनाते हैं। ढेरी बनाने के लिए मुख्य काम है कि हमको नीचे 2 इंच मोटी बालू बिछाना होगा और 2 इंच मोटी बालू बिछाने के बाद ऊपर से हम जो है आयताकार में इसको करीब 4 इंची से 6 इंची तक हम इसको मोटा बिछा देंगे और फिर उसको हल्का गोबर से कवर करके इसको ढक देंगे। ढकने के बाद इसको हम डेली सिंचाई करते रहेंगे। फिर देखते हैं 7 से 8 दिन के बाद इसमें से अंकुरण आ जाते हैं। अंकुरित हुए बीजों को हमको फिर रूटिंग मीडिया में लगाना होता है। रूटिंग मीडिया में लगाने के लिए रूटिंग मीडिया क्या चीज़ है, 3:2:1 अर्जुन के लिए हम उपयोग करते हैं। 3 भाग गोबर, 2 भाग मिट्टी, 1 भाग बालू प्रॉपरली मिक्स करके 20 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर मोटा इस तरह आकार का नर्सरी कंटेनर होता है। उस नर्सरी कंटेनर में हम प्रॉपर मिक्स करके बालू, गोबर, मिट्टी और उसमें भर के हम 3 से 4 होल लगाते हैं और फिर उसमें हम बीच में होल करके अंकुरित बीजों को लगा करके पानी देते रहते हैं। तो इस तरह से हमारी नर्सरी जो है तैयार हो जाती है। अब हम 3 महीने के बाद, नर्सरी लगाने के 3 महीने के बाद इसको हम ले जाकर के पौधरोपण करेंगे। इस तरह से कटाई विधि से पौध तैयार करने के लिए 1 से 3 साल के पौधे से कटिंग प्राप्त करते हैं।
फिर उसे बेवेस्टिन नामक दवा से स्टरलाइज करते हैं। फिर बालू में छेद कर उस कटिंग को उसमें लगाते हैं और उसके बाद उसे ग्रोथ चैम्बर में डालते हैं। फिर रोजाना उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। 20 से 25 दिन में इसमें अंकुरण होने लगता है। ऐसे में इस अंकुरित पौधे को रूटी मीडिया में सही अनुपात के अनुसार लगा देते हैं। 6 महीने बाद पौधारोपण के लिए तैयार हो जाता है। बेबिस्टिन के 1% बेबिस्टिन के घोल में उसको हम जो है 10 से 15 मिनट भिगाते हैं। भिगाने के मीन्स उसको स्टरलाइज करते हैं। फिर उसको ले जाके बालू में पानी डाल करके फिर उसमें होल करके लगा करके और उसको हम जो है ग्रोथ चैम्बर में डालते हैं। ग्रोथ चैम्बर का हमारी साइज़ है 9 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा, 2 से 2.5 फीट गहरा। ऐसे आकार के गड्ढे में हम उसको छायादार, जैसे यहाँ पे छाया है, इस तरह के छायादार जगह पे हम गड्ढा बनाएंगे, वहाँ पे इसको रखते हैं और डेली इसमें पानी देते रहते हैं। पानी देने का मतलब 25 से 30 दिन के बाद हम देखते हैं जो हमारा पॉलीथीन, वाइट पॉलीथीन जिसमें हम रूटिंग मीडिया भरे हैं, उस रूटिंग मीडिया बालू ही सिर्फ रूटिंग मीडिया भरते हैं, उसमें देखेंगे 25 से 30 दिन के बाद उसमें अंकुरण 2 से 3 सेंटीमीटर आ जाता। फिर अंकुरित माने रूट आए हुए पौधों को छांट लेंगे और फिर उनको हम ले जा करके रूटिंग मीडिया जो मैं पीछे बताया हूँ कि 3:2:1 और अर्जुन के लिए, आसन के लिए 1:3:1 यानी 1 भाग गोबर, 3 भाग मिट्टी और 1 भाग बालू, इस तरह के मिक्स करके ये आसन के लिए है। तो उसमें हम प्रॉपरली फिर इसको लगा देते हैं, किसको, कटिंग को, जो कटिंग हमारा रूट आ गया है। फिर इसको हम रखते हैं 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद इसको हम फिर प्लांटेशन करने के लिए तैयार रहता है। अर्जुन और आसन के पौध तैयार करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जैसे इसे बीज द्वारा लगाने का उपयुक्त समय 20 मई से 20 जुलाई का होता है, जबकि कटिंग द्वारा इसे अप्रैल से सितंबर महीने तक लगा सकते हैं। फिर इसके लिए दोमट मिट्टी बेहतर होती है, जिसका pH मान 6.5 से लेकर 7.5 तक हो। इसके लिए गोबर, मिट्टी और बालू का मिश्रण तैयार करना जरूरी है। इसके अलावा समय समय पर सिंचाई करते रहना भी आवश्यक है। तसर के पौधों के लिए दोमट मिट्टी और हमारे झारखंड के लिए जो हमारा जिसका pH 6.5 से 7.5 हो, इस तरह की मिट्टी अगर हमारा नर्सरी में उपयोग करते हैं तो यह नर्सरी के लिए बहुत ही उपयुक्त पाई गई है। पौधे के ग्रोथ के लिए इसमें और ट्रीटमेंट के लिए बेबिस्टिन का हम प्रयोग करते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए 1 ग्राम सीड 1 लीटर पानी में घोल के हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, अर्जुन आसन दोनों के लिए। और पौधे के लिए हम चूँकि झारखंड में दीमक की प्रॉब्लम है, तो दीमक के लिए हमको ये दर्शमान या क्लोरोपाइरिपास 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के हमको पौधे की सिंचाई करते रहना चाहिए पानी में। पौधे 3 महीने में पौधरोपण के लायक तैयार हो जाते हैं। बीज के द्वारा जब हम पौधरोपण नर्सरी तैयार करेंगे तो यह 3 महीने में लगाने के उपयुक्त होते हैं। जब हम कटिंग के द्वारा करेंगे, उसके द्वारा जब करेंगे तो 6 महीने में वो लगाने के उपयुक्त रहता है। इस तरह से अर्जुन और आसन के पौधे तैयार कर किसान भाई चाहे तो इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं और तसर के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। दर्शकों, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा पता जरूर नोट कर लीजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है हमारा 834001। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार।